हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीजी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, उसके बाद आपको हॉस्टल वार्डन का, उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सभी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्रम में इसी टाइप से इसी टॉपिक से आपको आगामी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस क्लास में हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। दोस्तों जैसा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आप हर एक क्वेश्चन को एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में लीजिए। हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद से बना के देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं आपको बताते चलूँगा, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोई देरी न करते हुए आज का हमारा सेशन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। देखिए आज की जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है और इसी पैटर्न में आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियस लेके पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, a = 11 तथा b = 9 हो तो a² + b² + ab अपॉन a³ माइनस b³ का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है a की वैल्यू a = 11 और हमें दिया गया है b का मान भी, ठीक है। a का मान हमें दिया है और b का मान। अब देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पास a का मान रखेंगे, a² मतलब देखिए यहाँ पास हम 11 का वर्ग करेंगे, 11 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b² मतलब ये 9 का वर्ग, उसके बाद a × b मतलब 11 × 9 अपॉन में हम क्या करेंगे दोस्तों 11 के घात 3 माइनस b के घात 3। इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हो, ठीक है, ये भी प्रोसेस आपका बनाने का तरीका सही है, लेकिन इस प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो देखिए इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई सा फॉर्मूला यूज होता रहेगा। कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे कि वो आपका काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई सा भी फार्मूला यूज होते रहता है। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है a³ माइनस b³। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a³ माइनस का b³ और a³ माइनस b³ इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों a³ माइनस b³। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, a माइनस b एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a² + b², उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस a × b, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास जो पहले ब्रैकेट में रहेगा वो हमारा माइनस रहेगा और बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में। ठीक इसी क्रम में अगर हमें a³ + b³ का पूछ दिया जाए, a³ + b³, ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला पूछ दिया जाए या फिर इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तब की कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पास प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा a + b, ठीक है। यहाँ पास अगर माइनस है तो ये हमारा माइनस रहेगा, ये वाला अगर हमारा प्लस है तो ये वाला भी हमारा प्लस रहेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों a² + b², उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का ab, ठीक है। बस यहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो ये हमारा प्लस में रहेगा, यहाँ पर हमारा अगर प्लस है तो ये हमारा माइनस में रहेगा। बस यही से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसी फार्मूला से रिलेटेड। तो देखिए आप इस फार्मूला में रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है a² + b² + ab। एक बार जो दिया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया है a² + b² + a × b। अब देखिए अपॉन में क्या दिया दोस्तों a³ माइनस b³। तो इसका फॉर्मूला अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था a माइनस b, तो हम डायरेक्ट इसके जगह में हम फॉर्मूला को लिखते हैं a³ माइनस b³ की जगह में क्या हो जाएगा a माइनस b, एक ब्रैकेट में क्या हो गया दोस्तों a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² + b² + ab, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया a² + b² + ab। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर में भी a² + b² + ab है, नीचे में भी आपका a² + b² + ab है, मतलब ये ऊपर का नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए देखने से कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन ये कैंसिल होकर हमारा क्या आ गया
फाइनल में ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। नीचे में क्या बचा दोस्तों, a माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमें दिया गया है 11, b का वैल्यू हमें दिया गया है 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 11 माइनस b इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 9। ठीक है, तो देखिए ये 11 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। ये हो गया हमारा 1/2। और देखिए 1/2 हमारा दिया है क्या किसी ऑप्शन में, ये हमारा दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, और यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेगा, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला को, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू को नहीं रखना है। ठीक है, इसमें अगर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन अगर यूज हो रहा है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं फार्मूला लग सकता है, उसको आप बिल्कुल एक बार सरसरी तौर पर देखिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसी पैटर्न में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ये आपका सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 693 गुणित 693 गुणित 693 माइनस 383 गुणित 383 गुणित 383 बटे में क्या दिया है 693 गुणित 693 धन 693 गुणित 383 धन 383 गुणित 383। ठीक है, देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है। अब अगर हम इसको गुणा करते हैं, एक साइड से अगर हम गुणा करते चलते हैं तो कम से कम हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड ही होते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी इस प्रकार से लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया तो उसमें हमारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। 693 गुणित 693 गुणित 693। ठीक है, देखिए एक आपका दिया 693, एक आपका दिया 383। ठीक है, ऊपर नीचे आपको 693 और 383 ही दिया गया है। मतलब ए का वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 693, ठीक है 693, और बी का वैल्यू मैं मान लेता हूँ दोस्तों कितना 383, 383। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 693 ये हमारे पास, ये हमारा जो दिया है ये कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है। मतलब इसको मैं अगर मैंने a माना है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों a a, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ a का क्यूब, a के घात 3 माइनस, ठीक उसी प्रकार देखिए हमारे ये 383 को हमने माना है b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों b, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का b क्यूब अपॉन में देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 693 गुणित 693, मतलब a, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों a का स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए a b। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों a b, उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा 383 गुणित 383, मतलब 383 को हमने माना है b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों b का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया है उसको हमने माना, एक को a, एक को हमने माना है b। ठीक है, a और b मान करके जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमने एज इट इज उतार दिया, अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है a माइनस बी, उसके बाद क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपॉन में जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है, ऊपर का नीचे से पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों a माइनस बी बचा, और a का वैल्यू क्या है दोस्तों 693, मतलब 693। a का वैल्यू कितना है 693, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, b का वैल्यू हमने कितना माना है 383। ठीक है, तो ये हो गया 693 माइनस 383। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो देखिए 3 से 3 गया 0 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, 6 से 3 गया तो कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल करके आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों 310। हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बस आप फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, इसके कई सारे फार्मूला होते हैं, इन सभी फार्मूला को मैंने आपको बीजगणित वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, आपको किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से निकालना है, सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। यदि
73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषय में फेल होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको वेन डायग्राम वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, टोटल 20% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, विज्ञान में फेल हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर फेल हुए हैं बोल रहा है, और 15% जो है गणित में फेल हुए हैं। 15% गणित में फेल हुए हैं, और यहाँ पर कुछ प्रतिशत होता है जो दोनों में फेल होते हैं या फिर दोनों में पास होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, आपको 20% में 20% छात्र पास हुए या फिर फेल हुए, या फिर इतना प्रतिशत जो है चाय में खपत हुआ, कॉफ़ी में खपत हुआ, इस प्रकार से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका बिल्कुल ट्रिक समझिए। देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि 20% दोनों विषय में फेल हुए हैं, ठीक है। देखिए सॉरी, 1% में, एक विषय में 20% छात्र विज्ञान में फेल हुए हैं और 15% जो है वो गणित में फेल हुए हैं। उसके बाद 73% जो है वो दोनों में पास हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों में फेल वाला और जो कुल पास होता रहेगा उन सभी को हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 20% जो है विज्ञान में फेल हुए हैं, तो ये हो गया दोस्तों 20% विज्ञान का फेल। उसके बाद 15% ये गणित में फेल हुए हैं, 15% ये गणित में फेल हुए हैं। उसके बाद टोटल 73% स्टूडेंट क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटल 73% स्टूडेंट पास हुए हैं। जो भी हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, आप देखिए ये 20% किस में से है, 15% किस में से है, 73% किस में से है। कोई भी जो है कितना भी नंबर आप स्टूडेंट रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। तो 100% में ही हम ये 20%, 15% और ये 73% को लेकर के चलते हैं। तो तब के कंडीशन में जो दोनों विषय में फेल वाला है और जो कुल पास हुआ रहेगा उन सभी को हम जोड़ करके हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 100 को उसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सभी को हम जोड़ करके हम 100 को उसमें से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, फेल वाला, ठीक है। इसमें देखिए हमें क्या पूछा है, फेल वाला। अगर इसी के जगह पे अगर हमें पास वाला पूछा रहता तब की कंडीशन में हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, 20 और ये 15 और ये 73 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 108। ये हमारा आ जाएगा 108, और 108 में अगर मैं 100 को माइनस करूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8%, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 8%, और ये 8% क्या है दोस्तों, ये जो 8% है ये 8% दोनों विषय में फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, ठीक है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती है तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है दोस्तों कि किसी गांव की जनसंख्या, जो भी गांव की जनसंख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अब देखिए 100% से वो पहले 5% घट जाती है। तो देखिए 100% से अगर 5% गांव की जनसंख्या घट जाती है तो गांव की जनसंख्या कितनी बची, वो बची दोस्तों 95%, ठीक है। देखिए जो भी जनसंख्या है आपका, चाहे घट रहा हो या फिर आपका बढ़ रहा हो, तो उसको हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं दोस्तों 100% से, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो गांव की जनसंख्या 100% रही होगी, उसमें से वो 5% घट जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो 100 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 95%। अब देखिए ये जो 95% हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती, ठीक है। अब देखिए 95% है, 3000 अधिक होती तो यहाँ से 95 से ये कितना हो जाता दोस्तों, 10% की वृद्धि हो जाती। अब 10% की वृद्धि किस में होगी, पहले गांव की जो प्रतिशत थी, और गांव की पहले प्रतिशत कितनी थी दोस्तों, 100%। 100% में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो ये 100 में अगर मैं 10% की वृद्धि करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 110%, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ हमें दिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 5% अगर घट जाती है तो 5% घट करके वो कितना हो गया दोस्तों, 95% हो गया। अब क्या बोल रहा है, जनसंख्या में 10% की अगर वृद्धि हो जाती है,
ठीक है। तो देखिए अगर 10% की वृद्धि होती है तो वो कितना कितना प्रतिशत हो जाएगा, हमारा टोटल 110% हो जाएगा। मतलब दोस्तों 95% से उसको 110% होने में कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो उसको 3000 लोगों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखिए पहले क्या बोल रहे हैं 5% घट जाती है, उसके बाद 3000 लोग जो है उसमें अधिक आ जाते हैं तो उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 95% से 110% जाने में उसको 3000 लोगों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट को समझिए, कोई फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना, बस आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को एक बार समझ जाइए। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप इसी टाइप से आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर 95% से उसको 110% होने में 3000 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो 95% से 110% तक का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, देखिए 95 में 110 में अगर मैं 95 को माइनस कर दूँ तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो ये हमारा आएगा दोस्तों 15% का डिफरेंस आएगा। और ये 15% किसके बराबर है दोस्तों, यह है हमारा 3000 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 15%, और ये 15% हमारा किसके बराबर है, ये 3000 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब देखिए हमने उस गांव की मूल जनसंख्या, हमने टोटल जनसंख्या हमने कितना माना है दोस्तों, हमने माना है 100%। इसी 100% में पहले 5% घट जाता है, उसके बाद हमारा 10% की वृद्धि हो जाती है, ये हमें पूछा गया है। और हमें क्या निकालने बोला है, गांव की मूल जनसंख्या, मतलब हमें 100% का मान निकालने के लिए बोला है। ठीक है, 15% का मान हमें मिल गया, कितना 3000, और हमें पूछा क्या गया दोस्तों, हमें 100% का मान पूछा गया है। 100% का मान हमें पूछा गया है। देखिए 15% का मान हमें मिल गया 3000, 100% का मान हमें पूछा गया दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 15% का मान है हमारा 3000, हमें पूछा कितने का है, पूछा है हमें दोस्तों 100% का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, 3000 गुणी 100। अब ये 3000 कितने का मान है दोस्तों, ये है हमारा 15% का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको कटा दूँ तो ये हमारा कितने आ जाएगा, देखिए 15 कम 15, 15 दूने 30, उसके बाद यहाँ पर ये 2 जीरो बच जाएगा और ये 100 का 2 जीरो और लग जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जनसंख्या कितना निकल करके आ गया दोस्तों, 20,000। टोटल हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों 20,000। ठीक है, मतलब उस गांव की मूल जनसंख्या कितनी थी, उस गांव की मूल जनसंख्या थी दोस्तों 20,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए क्वेश्चन के कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ आपका सीडीपी हो गया, पेडागोजी सेक्शन हो गया, इन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारे तरीके होते हैं, तो आपको तरीकों को समझना है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। अब देखिए क्या है, एक दूध वाला है, उसकी टंकी में उसके पास 2 टंकी है। एक टंकी का माप है दोस्तों 75 लीटर और दूसरी टंकी का माप है दोस्तों 45 लीटर, मतलब उसमें 45 लीटर दूध आएगा और पहले में कितना आएगा दोस्तों 75 लीटर। अब देखिए उसको एक बड़े से बड़ा बर्तन निकालना है जो इन दोनों को पूरा का पूरा माप सके। मतलब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो हमें 75 लीटर को भी पूरा का पूरा माप ले, मतलब 75 लीटर को भी हमारा उसके उस नंबर के पहाड़े में हमारा ये 75 भी आता हो और उसी नंबर के पहाड़े में हमारा ये 45 भी आता हो। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं इसका HCF। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए उस बड़े से बड़े बर्तन हमें क्या निकालना है, बड़े से बड़े बर्तन का माप। ठीक है, और बड़े से बड़े बर्तन इसमें बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमें निकालना है HCF। HCF में क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा उसमें से कॉमन नंबर निकलता है HCF अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए 75 का अगर हमें HCF निकालना हो तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए 75 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 15 गुणित 5, ये हो जाएगा 15 पंचे 75। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको LCM और HCF वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ है। तो देखिए हमारा 45 को अगर हम इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 15 गुणित 3। ठीक है, 15 तिया 45। अब देखिए दोनों से कॉमन निकलना चाहिए।
ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों से कॉमन नंबर, वही नंबर जो है अगर 75 से निकल रहा है तो वही नंबर हमारा 45 से भी निकलना चाहिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है दोस्तों, इसमें से आपका 15-15 कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन क्या निकला, 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 लीटर। यही हमें पूछा गया। मतलब 15 लीटर का हम ऐसा बर्तन लाएंगे जो उसके 45 लीटर वाले टंकी को भी पूरा का पूरा माप सके और उसको 75 लीटर वाले टंकी को भी पूरा का पूरा माप सकें। तो ये 15 लीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। देखिए हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6, 2.136 और ये 3-6 के ऊपर है बार लगा हुआ है, का मान क्या होगा। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखने में काफ़ी ईजी लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल फैक्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 2.136। देखिए जो चीज़ दिया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया दोस्तों, 2.136 और ये 3-6 के ऊपर में बार है। देखिए ऊपर में बार लगा है, बार का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या के ऊपर में बार लगा होता है वह संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या देखिए 3.666 इस प्रकार है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम कई सारा लंबा चौड़ा ना लिख करके हम क्या करते हैं दोस्तों, 3.6 और ये 6 के ऊपर में बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2.136 और ये 3-6 के ऊपर में बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो बार वाला है इसको भी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बार वाला है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दशमलव से पहले वाला संख्या उसको हम लिख देते हैं दोस्तों एज इट इज़, मतलब जैसा दिया गया हम उसको वैसा ही लिख देते हैं, हमें उसको कुछ नहीं करना। अब देखिए उसके बाद क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, 136। ठीक है, दशमलव के बाद है 136, 136 और ये 3-6 के ऊपर में क्या लगा दोस्तों, बार। तो इसको हम पूरा का पूरा एक बार लिख देते हैं। देखिए पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, 136। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा 136। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हमने लिख दिया पूरा 136। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है। ठीक है, देखिए दशमलव से पहले वाले को हमको नहीं देखना है, दशमलव के बाद वाले को देखना है। जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा होता उसको हम कर देते हैं दोस्तों माइनस। तो यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर में बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस का 1। ठीक है, देखिए पहले हम पूरे संख्या को एज इट इज़ लिखेंगे, हमने पूरा एज इट इज़ लिख दिया। माइनस में जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में क्या हो जाता है, अपॉन में क्या होता है, देखिए जितने संख्या के ऊपर में बार लगा होता है उतने बार हम 9 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 संख्या के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर हमने 2 बार 9 लिख दिया। जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतने बार हम क्या कर देते हैं, उतने बार हम क्या कर देते हैं, 0। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा 990। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया गया है 0.2 और ये मान लीजिए 2 के ऊपर में बार है, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 है और ऊपर में बार है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/9। इसको आप बिल्कुल वीडियो में इसका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आप इसको जा करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसको अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 सही 136 में अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 135। ये हो गया 135/990। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, कटा देना है। तो देखिए 135 बटे में क्या है दोस्तों, 990। अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चलिए इसको 5 से कटाते हैं। देखिए क्या दिया, 5 दूने 10, कितना आ गया दोस्तों, 5 दूने 10, 3 बचा, 5 7 35, ऊपर में बच गया 27। यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45। उसके बाद फिर से कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, ये हो जाएगा 5 8 40। अब इसको अगर मैं 9 से कटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 27। अब ये हमारा कितने बार में जाएगा, 9 दूने 18। ये हो गया दोस्तों 9 दूने 18, एक बचा, ये भी हो गया आपका दोस्तों 9 दूने 18, मतलब कितना आ गया हमारा 3/22। और ये 2 हमारा पहले से है। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, 2 हमारा पहले से है। उसके बाद ये 135/990 को हमने कटाया तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 3/22। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा 2 सही 3/22, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो कभी भी इस प्रकार से अगर आपको बार वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्या दिया है 1.27 और ये 27 के ऊपर में बार है का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट से पहले है उसको हम लिख देते हैं एज इट इज़, 1 को हमने लिख दिया दोस्तों एज इट इज़। अब उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद में जितना संख्या है उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम लिख देते हैं एज इट इज़। ये हो गया दोस्तों 27। उसके बाद हम माइनस में क्या करते हैं, जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 27 है, 27 के पहले पॉइंट में ही हमारा, पॉइंट के अंदर ही और कोई सा भी संख्या नहीं है तो इसको हम कर देंगे दोस्तों 0। तो ये हमारा हो गया 0। अपॉन में क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर में बार है तो 2 संख्या के ऊपर में बार है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 बार 9। अब उसके बाद और अगर हमारे पास कोई संख्या बच जाता है जिसके ऊपर में बार नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं उतने बार 0। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 सही 27/99। ठीक है, देखिए आपका किसी ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो चलिए इसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 9 तिया 27 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 9 एकम 9, ये भी 9 एकम 9। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 सही 3/11। कितना निकल करके आ गया दोस्तों 1 सही 3/11। और ये हमारा किसी ऑप्शन में दिया है क्या, ये भी नहीं दिया है। तो इसको हम एक स्टेप और क्या और कैसे बना सकते हैं, 11 कम 11 और ये 11 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ये कितना हो गया 14/11 और ये आपका हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर। देखिए आपका 14/11 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो कभी भी आपको ये बार वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 1 + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए आपने कई बार भी ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, 1 + 1/x का मान हमें कुछ दिया रहता है। यहाँ पर आपको x⁻² धन 1/x⁻² इसका मान पूछ देगा, या फिर x⁻4 धन 1/x⁻4 इसका मान पूछ देगा, या फिर x�5 धन 1/x�5 इस प्रकार से भी आपको पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे इसका डिटेल हम समझ लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, इसको हम पहले पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वीडियो में विद एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया हुआ है सभी घातों का, जितने भी टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। मैं जितना भी बोल रहा हूँ ये वीडियो आपको आप जा करके देखिए, वो सभी वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट पे बिल्कुल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब देखिए पहले हम बनाते हैं दोस्तों x + 1/x = हमें मान लीजिए कोई सा भी मान दिया गया है। ठीक है, एक मान लेते हैं हम x + 1/x = हमें मान लीजिए दिया है 4। ठीक है, ये अगर हमें दिया है तो अगर मान लीजिए हमें निकालना है दोस्तों x² + 1/x², इसका मान अगर हमें निकालना है तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो देखिए इसका आप एक फार्मूला याद रखते जाइएगा, घात 2 में, घात 3 में, घात 4 में और घात 5 में, सभी का फार्मूला आज मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अगर सिंगल घात में दिया हो, ये तो आपको सिंगल घात में ही दिया रहेगा, और आपको ये स्क्वायर करके क्यूब करके दिया हो तब की कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए पहले हम समझते हैं स्क्वायर का। तो देखिए स्क्वायर के कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका a² + -2। ये हो जाएगा आपका a² + -2। ये होता है आपका स्क्वायर वाले कंडीशन में। स्क्वायर वाले कंडीशन में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों a² + -2। यहीं पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्यूब वाला। ठीक है, और क्यूब वाला अगर हमें दिया हो, ठीक है, ये तो आपका हो गया स्क्वायर वाला, घात में 2 वाला। अगर घात में 3 हो तब की कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा घात में 3 है, तो घात में 3 वाला का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा देखिए a³ + -3 × a। ये होता है दोस्तों घात में 3 वाला। स्क्वायर है, अगर घात में 2 है तो यहाँ पर a का स्क्वायर रहेगा। क्यूब है, घात में अगर हमारा 3 है तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा a³ + -3a। घात में अगर 4 हो, ठीक है, घात में 4 कहने का मतलब x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू अगर हमें पूछा गया होता तब की कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला का यूज करते। तो देखिए तब की कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है दोस्तों a² - 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों -2। ये हमारा पावर में 4 वाले की कंडीशन में। ठीक उसी प्रकार अगर पावर में 5 रहता तब के कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होता दोस्तों, तब के कंडीशन में हमारा फार्मूला होता, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, a³ - 3 × a अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों a² -
2 और ये माइनस का a, ठीक है। ये हो जाएगा पावर में 5 वाले का फॉर्मूला। तो आप इन फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है हर जगह प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों हर जगह प्लस माइनस। तो इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो और इन दोनों की जगह पे अगर प्लस हो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दोनों जगह पे अगर प्लस प्लस हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम चिन्हों का गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चिन्हों का गुणा अलग होता है। यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में दोनों जगह में प्लस प्लस दिया हो, तब की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों जगह पे अगर हमें दिया हो माइनस माइनस, दोनों जगह पे अगर हमें दिया हो माइनस माइनस, तब के कंडीशन में हम क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस लेते हैं। अगर एक जगह प्लस दिया हो, एक जगह माइनस दिया हो, तब के कंडीशन में भी हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। या फिर एक जगह माइनस दिया हो और एक जगह प्लस दिया हो, तब के कंडीशन में हम क्या लेंगे दोस्तों, तब के कंडीशन में भी हम प्लस लेंगे। मतलब अगर प्लस प्लस दिया हो तभी हम माइनस लेना है हमें, उसके बाद सभी कंडीशन में हमें प्लस लेना है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलूँगा दोस्तों, ये आपका चिन्हों का गुणनफल नहीं है, ठीक है, वो आपका अलग हो जाता है। वहाँ पर प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपका चिन्हों का गुणनफल नहीं है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x + 1/x इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर देखिए मैं जो यहाँ पर a लिखा हूँ, जितने जगह में a लिखा हूँ, तो ये a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका जो मान दिया रहेगा यही हमारा क्या होता है दोस्तों, a का वैल्यू, ठीक है, a का मान यही हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए 1 की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान हमें पूछा गया। मतलब यहाँ पर ये क्यूब वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, a का क्यूब प्लस माइनस 3a। क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर अगर इसको मैं साइड में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू a। अब यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो दोनों जगह पे अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस 3 इंटू a। अब a की जगह में क्या है दोस्तों हमारा 2, मतलब 2 की घात 3, तो 2 दूने 4 दूने 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 3 गुणित a का मान क्या है 2, मतलब 3 दूने 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 6। और 8 में से अगर मैं 6 को माइनस कर देता हूँ, तब की कंडीशन में ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। और यही 2 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आपको घात 4 वाले का पूछ दिया जाए या फिर आपको घात 5 वाले का पूछ दिया जाए, तो आप इन फॉर्मूला को बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है, तो संख्या क्या होगी। अब जनरली हम क्या करते हैं, ऐसा अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए तब के कंडीशन में हम क्या करते हैं, माना वह दो संख्याएं हैं x और y, हम मानते हैं वह दो संख्या x और y। अब क्या दिया देखिए, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x का वर्ग धन y का वर्ग, क्योंकि दोनों के वर्गों का योग। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 557, यहाँ पर दिया 557। उसके बाद क्या दिया, इनका गुणनफल, मतलब x इंटू वाई, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा x इंटू वाई। इनका गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 266। यहाँ पर हमें मिल गया दोस्तों 2 इक्वेशन और ये 2 अननोन, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब से आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन से। आप इसको बना करके देखिएगा, आपको काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन की मदद से। देखिए क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान से पहले समझिए कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल, ठीक है, 266 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो संख्या आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है, या तो वो संख्या आपका 7 और 6 होगा, या फिर 27 और 23 होगा, या फिर 17 और 14 होगा, या फिर 19 और 14 होगा। वो संख्या हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों में से कौन सा संख्या होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, उन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 266। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा 266 किस में आ रहा है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन ए में को अगर मैं गुणा कर देखिए आपको पूरा का पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मैं 7 गुणित 6 कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 6 7 42, ये तो आपका होगा ही नहीं।
उसके बाद देखिए 27 गुणित 23 अगर मैं करूँ तो आप यूनिट डिजिट को भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इकाई में क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 आना चाहिए। अगर मैं 7 गुणित 3 करता हूँ तो 7 या 21, इकाई में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 7 गुणित 4, 7 चौक 28, तो हमारा इकाई में क्या आ रहा है दोस्तों, 8। ठीक है, हमें लाना क्या है, 6, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भी होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुणित 4, हमारा देखिए यूनिट में क्या आ रहा है दोस्तों, 9 चौक 36, इकाई में हमारा क्या आ रहा है, इकाई में हमारा आ रहा है 6, जो कि हमें लाना है। तो आप इसको गुणा करके देख लीजिए, इसको और आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका होगा दोस्तों आंसर। मतलब 19 गुणित 14 करने पर हमारा कितना आएगा दोस्तों, 266। तो वह संख्या हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 19 और 14। आप चाहो तो इनके वर्गों का योग करके भी देख सकते हैं, आपका 557 ही आएगा। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हमें एक नज़र सरसरी तौर पर हमें ऑप्शन को भी देखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से ही बनता है। चलिए हम इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया है। और वैसे दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको हॉस्टल वार्डन, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी पैटर्न में आपको आगामी जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, हमें डायरेक्ट x और y नहीं मानना है। ठीक है, पहले हमें देख लेना है दोस्तों ऑप्शन को। अब देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दिया है कि 20 को 2 भागों में हमें विभाजित करना है। मतलब दो, हमें देखिए 2 भाग, सभी में 2-2 भाग है। ठीक है, 2 भाग में हमने 20 को विभाजित किया, मतलब इन सभी को अगर मैं आपस में जोड़ूँ तो 20 आना चाहिए। 14 और 6 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 20। और ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 20। मतलब सभी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम इस प्रकार से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो। तो क्यों ना हम इनका वर्ग करके देख लेते हैं। इनके वर्गों का योग 232 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और 14 का वर्ग क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका 196। ठीक है, 14 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 196। इसका अगर मैं योग करके देखूँ तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। 12 की 2 बचा 1, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 का ये 3 हो गया, 1 और 1 2, ये आपका आ गया दोस्तों 232। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का हमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर आ गया। अब देखिए कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमें जनरली 16 का वर्ग पता नहीं होता, 12 का वर्ग पता नहीं होता, 14 का वर्ग पता नहीं होता। बिल्कुल याद मत कीजिए। ठीक है, मैं तो आपको बोलता हूँ वर्ग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का एक ट्रिक होता है, मैंने आपको हर एक का ट्रिक बताया हुआ है। आप जो है क्यूब वाले का, घात 3 वाले का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, घात में 4 वाले का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, या फिर वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी का ट्रिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको वह भी मिल जाएगा, आप उन वीडियो को जा करके देखिए। मान लीजिए अगर आपको 16 का वर्ग नहीं पता है तो इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था दोस्तों, देखिए 16 का हमें निकालना है वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए 1 का पहले हम करेंगे वर्ग, उसको हम लेते हैं डबल डिजिट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। देखिए हम कर देते हैं दोस्तों 1 का वर्ग, उसको हम लेते हैं डबल डिजिट में, मतलब 1 का वर्ग मतलब 0 1। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 36, ये हो जाएगा 0 1 और ये 36। अब उसके बाद हम कर देते हैं इन संख्याओं को आपस में गुणा, 6 कम 6 और ये 6 दूने 12, जो भी आएगा उसको हम बीचों बीच लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है दोस्तों, इसको जोड़ देना है। ये हो गया आपका 6, 3 और 2 क्या हो गया दोस्तों आपका 5, 1 और 1 क्या हो गया आपका 2, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों 16 का वर्ग 256। अब देखिए आपको समझाने में इतना टाइम लगा, एक बार आपका इसमें प्रैक्टिस हो गया तो आप इसको विद इन सेकेंड, मुश्किल से 6 से 7 सेकेंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। यहीं पर अगर आपको 14 का वर्ग निकालना हो, 14 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम निकालते हैं 1 का वर्ग, ये हो जाएगा दोस्तों 0 1। उसके बाद 4 का वर्ग, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 16, 4 चौक 16, हमेशा हमें डबल डिजिट में लेना है।
उसके बाद इन संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1 चौक 4, 4 दूने 8, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 8। उसको भी हम लेंगे दोस्तों डबल डिजिट में, ये हो गया हमारा 0 8। इसको अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 6, 8 और 1 9, और ये हो गया दोस्तों 196। ठीक है, इस प्रकार से आप 10 से लेकर 99 तक का वर्ग आप जो है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी मेथड से। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही बनाना होता है। और ये जो छोटी छोटी जो ट्रिक्स है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यही ट्रिक आपका टाइम बचाता है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। देखिए क्या दिया है कि एक आदमी बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ ऐसे बोता है कि एक पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ है उतनी पंक्तियां हैं। देखिए क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझिए, बगीचे में कितनी पंक्तियां होगी ये हमें निकालना है। अब देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि एक आदमी बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। ठीक है, अब उसको 5184 जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा डिजिट है, ठीक है, इतने सारे उसको पेड़ लगाना है। तो उसको पेड़ किस तरीके से लगाना है दोस्तों, कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंक्ति में वो जितने संतरे के पेड़ लगाता है टोटल उतनी पंक्तियां होगी। मान लीजिए वो एक पंक्ति में वो 10 संतरे के पेड़ लगाता है। ठीक है, एक पंक्ति में वो हमारा 10 संतरे के पेड़ लगाता है, तो टोटल कितनी पंक्तियां हो जाएगी दोस्तों, आपका 10 पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए टोटल कितना पेड़ लगेंगे, तो एक पंक्ति में 10 संतरे के पेड़ लग रहे हैं और टोटल कितनी पंक्तियां हैं 10, मतलब 10 गुणित 10 मतलब टोटल 100 पेड़ लग रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए एक पंक्ति में मान लीजिए 3 पेड़ लग रहा है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंक्ति में जितनी पेड़ लगेंगी टोटल उतनी पंक्तियां होंगी। तो एक पंक्ति में 3 पेड़ लग रहा है तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां हो जाएंगी दोस्तों, 3 पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एक पंक्ति में देखिए 3 पेड़ लग रहा है हर पंक्ति में, और टोटल कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। तो टोटल कितने संतरे के पेड़ लगेंगे दोस्तों, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिए 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, तो 3 गुणित 3 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 9 संतरे के पेड़ लग जाएंगे इस कंडीशन में। ठीक है, 3 3 6 3 9, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, क्या बोला है कि जितने एक पंक्ति में संतरे के पेड़ लगेंगे टोटल उतनी ही पंक्तियाँ होंगी। मतलब उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, आपस में गुणा, अगर हमें टोटल संतरे के पेड़ निकालना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए हमने किया 10 गुणित 10, मतलब यहाँ इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। यहाँ पर हमने किया दोस्तों 3 गुणित 3, मतलब इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मतलब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए हमें इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से बनाते हैं। जो भी हमें ऑप्शन में दिया गया है, क्या बोला, कितनी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियाँ हैं, और यहाँ पर हमें टोटल जो है नंबर ऑफ पेड़ दे दिया गया है। तो हम क्या कर देते हैं, इस पंक्तियों का वर्ग। ठीक है, इसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ जो है टोटल पेड़ मिल जाएगा, और वही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब यहाँ पर हम करते जाते हैं दोस्तों सभी का वर्ग। देखिए आप चाहो तो इसका वर्ग कीजिए, या फिर आप चाहो तो इसको वर्गमूल से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको जो भी अच्छा लगे। तो इसको चलिए हम बनाते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। देखिए 70 का अगर मैं वर्ग करूं, मतलब 70 गुणित 70 करूं, तो हमारा देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसके यूनिट डिजिट में 0 दिया है क्या, नहीं दिया है। अब उसके बाद देखिए 72 का अगर मैं वर्ग कर देता हूं, तो 72 का वर्ग अगर मैं करूं तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट में यहाँ पर 2 गुणित 2 आएगा, तो 2 दोने का आ जाएगा दोस्तों 4। इसमें 4 दिया है क्या, दिया है, मतलब ये हमारा हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 75 का अगर मैं वर्ग करूं तो 5 गुणित 5 होगा, तो 5 गुणित 5, 5 5 6 25, 25 का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है का नहीं आ रहा है, मतलब ये भी हमारा होगा नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। 81 है, अगर मैं 81 का वर्ग करूं तो अंतिम में क्या आ रहा है दोस्तों, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 1, मतलब 1 गुणित 1, मतलब इकाई में क्या आ रहा है दोस्तों 1। ठीक है, तो इसके इकाई में 1 है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। ठीक है, मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको, अभी मैंने जो आपको वर्ग वाला मेथड बताया वहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए अगर हम 72 का वर्ग करना चाहें तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49, और ये 2 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूने 4। ठीक है, उसके बाद 7 दूने 14, 14 दूने 28,
ठीक है, आपके समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, वैसे तो हमारा आंसर मिल गया है। तो हमारा देखिए क्या मिल गया दोस्तों, 4, ये 0 और 8 का 8, 9 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 का 1 और ये बचा 1, 4 और 1 5, 5184 हमारा निकल करके आ गया है, जो कि आपका देखिए दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि दोस्तों कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका आंसर आपको ऑप्शन में ही दिया होता है, उसको बस हमें समझने की ज़रूरत होती है, निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई इसमें हमारा कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया है, 500 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है। 500 लीटर एक दूध का घोल है, उसमें 40% दूध है। कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए, ये हमें पूछा गया है। मतलब यहाँ से देखिए दोस्तों, दूध कितना है, 40% है। ठीक है, इसमें हम कितना और दूध मिला दें कि इस घोल में दूध की मात्रा जो है वो 60% बन जाए। ठीक है, देखिए हमें कितना दिया दोस्तों, 40%। 40% से हमें 60% लाना है। कितना हम दूध मिलाएं कि उस घोल में जो है वो 40% दूध है, वो हमारा 60% बन जाए, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। मतलब 40% से अगर हमें 60% करना हो तो हमें 20% बढ़ाना होगा। ठीक है, 20% हमें मात्रा बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना दूध है, तो दूध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना है, पहले 500 लीटर दूध है। टोटल कितना है दोस्तों, 500 लीटर दूध है। अब हमें टोटल बढ़ाना कितना है दोस्तों, 40 से हमें 60 लाना है, मतलब टोटल कितना बढ़ाना है दोस्तों, हमें 20% बढ़ाना है। ठीक है, अब 20% हमें किससे बढ़ाना है, हमें बढ़ाना है दोस्तों 40 से। ठीक है, 20% हमें किससे बढ़ाना है, 40 से। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 20%, ये भी हो जाएगा आपका 40%। प्रतिशत से प्रतिशत आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 500 गुणित 20, 20% से हमें बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है दोस्तों, 40% हमें बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो हमारा देखिए 20 एकम 20, 20 दूने 40, ये हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 250 बार में। ठीक है, तो ये 250 बार, ये हमारा कितना निकल के आ गया, 250। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही 250 हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल कम से कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, 3 क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब क्या होता है, क्रमागत। ठीक है, लगातार 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 हमें दिया गया है। और देखिए इसमें हमें क्या दिया है, 2 छोटी संख्याओं का योग। मान ली 3 संख्या हमारा, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, एक संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या हमने मान लिया x + 1, तीसरी संख्या को हमने मान लिया x + 2, और इन सभी का गुणनफल हमें दिया गया दोस्तों, इन सभी का गुणनफल हमें दिया गया 210। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का क्यूब हो जाएगा अगर हम इसको आपस में गुणा करें तो इसमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो उसको हमें ऑप्शन की हेल्प से भी बनाना है। अब देखिए हमें क्या दिया दोस्तों ऑप्शन में, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारे पास जो 3 संख्या निकल करके आएगा, मान लीजिए हमारे पास ये 3 संख्या निकल करके आएगा, उनमें से दो छोटी संख्याओं का योग। ठीक है, उनमें से 2 छोटी संख्याओं का योग हमें पूछा गया है। उनमें से 2 छोटी संख्याओं का योग आपका या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या फिर 11 होगा। देखिए कितना छोटा छोटा नंबर है। ठीक है, 2 छोटी संख्याओं का योग, इन सभी में से कोई एक हो सकता है, मतलब छोटा छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये जो 2 छोटी संख्या मिलेगा वो भी हमारा छोटा छोटा नंबर ही होगा। तो क्यों ना हम इसको ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हम वो 3 क्रमिक संख्या निकाल लेते हैं। 3, एक को हमने मान लिया 3, और चूँकि क्रमिक बोला है तो एक को हमने माना है 3, तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा दोस्तों 5। ये मान लीजिए हमने मान लिया 3 क्रमिक संख्या। अब क्या बोला है, इनके गुणनफल कितना होना चाहिए, 210। ये हो जाएगा देखिए 3 चौक 12, 12 पंचे 60, मतलब यह इनका गुणनफल कितना आ रहा है दोस्तों 60, मतलब ये संख्या होगा नहीं। एक को अब हम एक बार फिर से मान लेते हैं। एक को हमने माना 4, ये हो गया 5, और ये हो गया दोस्तों 6। अगर इसका हम गुणनफल करें तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और ये 20 गुणित 6 करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूने 12, कितना हो गया 6 दूने 12, 120, मतलब ये भी हमारा होगा नहीं। तीसरा हम फिर से मान के देख लेते हैं, 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 5, 6 और ये 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30, और ये 30 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 210 हमारा ये
आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, दो छोटी संख्याओं का योग 4 और 3 7, 7 हमें ऑप्शन में दिया है क्या, तो ये हमारा नहीं दिया, तो ये हमारा होगा नहीं। 5 और 4 9 हमें ऑप्शन में दिया है क्या, तो ये भी हमारा होगा नहीं। 6 और 5 11, 11 हमें ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है, मतलब ये हमारा हो सकता है। और इन सभी संख्याओं का, इन तीनों क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 210, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और इनके छोटी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 5 11, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मतलब वह 3 क्रमिक संख्या अगर हमें पूछ दिया जाए तो वह 3 क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 6 और 7। ठीक है, और उनमें से दो छोटी संख्याओं का योग क्या निकल करके आ जाएगा हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी एक मान लीजिए आयत है, तो ये क्या है दोस्तों, आयत की लंबाई, ये है आयत की चौड़ाई। अब क्या बोल रहे हैं, आयत की लंबाई में 10% की, इसकी लंबाई में अगर हम 10% की वृद्धि कर दें और इसकी चौड़ाई में भी हम 10% की वृद्धि, इसके चौड़ाई में कितना बोला दोस्तों, 20% की, तो इसकी चौड़ाई में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो जो नया क्षेत्रफल निकल करके आएगा, तो देखिए अगर हम दोनों साइड वृद्धि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा ही होगा। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो। देखिए ऑप्शन में ये हमारा कमी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, अगर दोनों साइड वृद्धि हो रहा है तब की कंडीशन में। अब अगर एक साइड वृद्धि हो रहा हो और एक साइड कमी हो रहा हो तब की कंडीशन में हम इसको निकालते हैं दोस्तों फॉर्मूला से। तो देखिए इसमें दोनों साइड में वृद्धि हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपॉन में 100। ठीक है, x क्या हो जाएगा आपका कोई एक वैल्यू, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, y क्या हो जाएगा आपका दूसरा वैल्यू, या तो लंबाई या फिर आपका चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला, अगर दोनों साइड वृद्धि हो रहा हो तब की कंडीशन में। अगर दोनों साइड कमी हो रहा हो तब अब हमारी ये क्या हो जाता है, आपका हमारा x भी माइनस में होता है और ये y भी माइनस में होता है। ठीक है, अगर एक साइड वृद्धि एक साइड कमी हो रहा हो तो हम एक को प्लस में लेते और एक को हम लेते दोस्तों माइनस में। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड वृद्धि हो रहा है तो हमने सभी को लिया है दोस्तों प्लस में। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख करके देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 10, तो हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस y का वैल्यू क्या है दोस्तों 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 10 धन 20 धन ये हमारा देखिए x इंटू वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 गुणित 20, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ से देखिए हमारे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 20 में से अगर मैं 10 को जोड़ूँ तो ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 30, 30 धन 2 एकम 2, 30 और 2 को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 32%। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में वृद्धि हो रहा है तो हमारा फाइनल जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा वो हमारा वृद्धि ही होगा। तो इसमें हमारा देखिए 32% की वृद्धि किस में दिया है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 32% की कमी वाला भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आपका ये कमी वाला को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों साइड वृद्धि हो रहा है तब की कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक साइड अगर आपका वृद्धि हो रहा हो, एक साइड अगर आपका कमी हो रहा हो, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक को हम प्लस में लेते, एक को हम माइनस में लेते, और जो फाइनल आंसर अगर हमारा आता, मान लीजिए फाइनल आंसर हमारा माइनस में आता, तो माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हमारा टोटल प्रतिशत में कमी हो रहा है। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर किस में आया दोस्तों, प्लस में, मतलब जो टोटल प्रतिशत होगा, जो टोटल प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो हमारा वृद्धि में हुआ है। अगर ये माइनस में होता तो टोटल प्रतिशत परिवर्तन हमारा कमी में होता। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम देखते हैं हमारा अगला आज का अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। यह है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन का आपको PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको कोई सा भी डाउट होगा तो आप वहां से मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपका सभी डाउट क्लियर किया जाएगा, और आपको सभी क्लास डेली का डेली वहाँ पर, और सभी क्लास का नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज का लास्ट। देखिए क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या अगर 2000 है
तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम उसी प्रकार के फॉर्मूला से, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बताया, उसी फॉर्मूला से हम ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोला दोस्तों, 2 वर्ष बाद का हमें जनसंख्या पूछा गया, मतलब 2 वर्ष तक बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब एक वर्ष में कितना बढ़ा दोस्तों, 20% बढ़ा। एक वर्ष में 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष में भी 20% बढ़ा। एक वर्ष में 20% बढ़ा और दूसरे वर्ष में भी 20% बढ़ा, ठीक है, पहले में भी बढ़ा और ये दूसरे में भी इस प्रकार से बढ़ा। तो इसको हम उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x + y प्लस x × y अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि ये दोनों बढ़ रहा है इसीलिए हमने क्या लिया दोस्तों, दोनों जगह पे प्लस, ठीक है। पहले वर्ष भी 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष भी 20% बढ़ा। तो इस फार्मूला में अगर मैं रखता हूँ तो ये हमारा x का मान भी 20 हो जाएगा, y का मान भी 20 हो जाएगा। तब की कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 धन 20 धन ये हमारा देखिए 20 × 20 और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा हमारा 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया, देखिए 20 और 20 40 धन 2 दूने 4, मतलब 40 में अगर मैं 4 को जोड़ूं तो ये हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, 44%, ठीक है। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, 44%। मतलब किसी शहर की जनसंख्या अगर 20% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या जो है कितने की दर से बढ़ जाएगी दोस्तों, 44% की दर से बढ़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या अगर 2000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है दोस्तों, 2000 है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या क्या है, 2000 है और 2 वर्ष बाद प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया, 44% का परिवर्तन आया, ठीक है। मतलब इसमें 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा किस में है दोस्तों, प्लस में है। तो प्लस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपका प्लस में आया तो ये हमारा वृद्धि होगा, अगर आपका माइनस में आया तो ये हमारा कमी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 2000 थी, 2 वर्ष बाद 44% का वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2000 में अगर मैं 44% का वृद्धि कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2000 × 44/100, 2000 × 44/100। यहाँ पर ये हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 44 दोनों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ गया 88, 1 0 बचा, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, 880, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 880 बढ़ गई। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये हमें पूछा है, कितनी बढ़ी ये हमें नहीं पूछा है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई दोस्तों, 880, ठीक है। 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2000। 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई दोस्तों, 880। कितनी बढ़ गई, 880। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको मैं जोड़ दूं तो 2880, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझाने के लिए बस मैंने इतना तामझाम किया हुआ है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार से आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता था, ऑप्शन में ये भी दे सकता था, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है उसको हमें फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2880, जो कि हमारा किस में दिया गया है, आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, इसी पैटर्न में आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथ्स का न्यूमेरिकल क्लास और मैथ्स का पेडागोजी सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने साइंस वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसका पेडागोजी सेक्शन और इसका न्यूमेरिकल खास करके जो भी साइंस का बनता है वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। उसका भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं।
इसके साथ ही अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने पूरा मैथ्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दिया है। उसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जा करके पूरा हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपको डाउट होगा दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर जाके आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।